हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2023 का ये जो सेट 5 है जेड और इसी सेट को ना 822 ठीक है, इस सेट का जो नाम है वो 822 है। ये मैंने गूगल पे सर्च करके देखा हुआ है क्योंकि मेरे में सिर्फ जेड लिखा हुआ है, तो मैंने उसमें सर्च किया था 822 यही सेट है। ओके, तो कुछ बच्चों ने डिमांड किया था कि मैम 822 सेट आप समझा दीजिए। तो ये यही वाला सेट है। ओके, तो मैं आपको ये सेट आज कंप्लीट करवा दूंगी। अच्छा, और एक बात, कुछ बच्चों ने और डिमांड किया था, एक और सेट बोला था मुझसे, ये ई ए सेट, शायद 822 ई ए सेट ये वाला सेट है, तो ये मैं आपको इसके बाद लगवा दूंगी। और ई ए सेट के बाद ई बी सेट भी कुछ बच्चों ने बोला हुआ है, तो फिर मैं वो भी उसके बाद लगवा दूंगी। ओके, तो फिलहाल मैं आपको ये जो सेट 5 जर्जर सेट है ये मैं आपको कंप्लीट करवाती हूँ, और ये 2023 का है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विवित्तकर होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं विवित्तकर निकालना यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना बहुत ही आसान होता है। d = क्या होता है, b² - 4ac ये होता है। बस अब वैल्यू पुट करना है। जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी 3x² - 6x + 4। ठीक है, ये इक्वेशन थी हमारे पास। अब ये a की वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू b की होती है, और ये वाली वैल्यू c की होती है। तो b की वैल्यू हमको ये पूरा का पूरा लेना है, क्या, -6। तो यहाँ b की जगह क्या लिखेंगे, -6 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो लगा देंगे 4 लिख लेंगे इंटू a, और a की जगह क्या, ये जो 3 बना हुआ है यहाँ 3 लिख देंगे इंटू, और c की जगह क्या, ये जो 4 लिखा हुआ है 4 लिख देंगे। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36, और जो ये माइनस है उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। फिर -4 चौके 16, और 16 की 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 48 हो जाएगा। अब 48 में से 36 घटाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या ये है, तो इसमें से ये घटाएंगे ना, तो माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या घटाते हैं ना, तो अगर माइनस का निशान लगा हुआ है बड़ी संख्या में तो फिर माइनस का निशान यहाँ भी आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ कितना हो गया, -12 हो गया। ओके, तो फिर पहले का ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, -12। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम जानते हैं जब y = 0 दिया हुआ है तो जो इसमें ऑप्शन होगा ना, उसमें पीछे 0 तो हमें लेना ही लेना है, यानी कि या तो ये ऑप्शन सही होगा और या फिर ये ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होंगे। क्यों गलत होंगे, क्योंकि इसमें x की जगह 0 दिया हुआ है, जबकि x तो 0 नहीं है, 0 तो y है ना। तो y मतलब यहाँ x होता है, यहाँ y होता है, तो इसका मतलब या तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए या फिर ये ऑप्शन सही होना चाहिए। फिलहाल इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 1 हो गया, यहाँ 2 लगाते हैं। अब 2 में क्या है, 3x + 2y = 6। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन दे रखी है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो y = 0 है। तो जहां पर यहाँ y लिखा है यहाँ पर क्या 0 पुट कर देंगे, तो इसका मतलब 3x + 2 इंटू यहाँ क्या 0 बराबर 6 ऐसे लिख देंगे। भाई y की जगह 0 रख दिया, तो अब क्या 3x + यहाँ 0 = 6, तो 3x = 6। तो फिर 3, अब 3 ना लिखकर सिर्फ x लिखेंगे, तो x = 6 और ये 3 बट्टे में चला जाएगा तो कितना 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 आ गया, x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितना 0। इसका मतलब जो हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए थे वो 2, 0। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, 2, 0। वैसे इसका जो आंसर दिया हुआ है, 1 मिनट में, हाँ, इसका जो ये सेकंड का दे रखा है तो इसका सी दे रखा है। ठीक है, जबकि ये सी गलत है पूरी तरह से। क्यों गलत है, क्योंकि ये 3, 0 आ रहा है। ठीक है, तो 3, 0 नहीं आएगा कि हमने डिवाइड किया तो हमारा 2 आया, इसका मतलब 2, 0 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर गलत दे रखा है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बिंदुओं ए बिंदु के जो पॉइंट है -4 और 2 दे रखे हैं, और बी बिंदु के पॉइंट है 5 और 6, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु सी, अच्छा मध्य बिंदु दे रखा है, इन दोनों का जो मध्य बिंदु मिड पॉइंट है वो हमको दे रखा है। तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, और ये दिया क्या है, α/8, 4। अच्छा, सीधी सी बात ये है कि अल्फा का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस ही उठाएंगे ना, x1 + x2/2 = ये एक्स एक्सिस वाला, या दोनों ही लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ। वैसे इसका हल एक ही तरीके से करना, दोनों तरीके से नहीं करना, तो ये तीसरा है। अब ए पॉइंट हमें क्या दे रखे हैं, -4 और 2, ये ए पॉइंट है, और बी पॉइंट हमें दिए हैं 5 और 6, ये 6 बना हुआ है। ओके, और जो सी है, सी मतलब ये मिड पॉइंट दे रखा है, जो सी है ये मिड पॉइंट है, α/8, 4। ठीक है, अब हम मिड पॉइंट का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, x1 + x2/2। ठीक है, यहाँ x, y, ये मिड पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, और ये फार्मूला होता है, फिर y1 + y2/2, ये लिख लेते हैं मिड पॉइंट का फार्मूला। अच्छा, तो एक्स वाई क्या है, यही तो है, क्योंकि यही तो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब α/8, 4 ये लिख देंगे बराबर, यहाँ x1 + x2, x1 क्या है, -4 है, और x2 क्या है, 5 है, तो +5 लिखेंगे।
बटे में कितना 2 लिख देंगे, कॉमा y1 प्लस y2 2 और यहाँ 6 तो 2 प्लस 6/2। ठीक, अब यहाँ क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्लस का, ओके प्लस का 1/2, 5 5 में 4 गया तो 1 तो 1/2, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 और यहाँ कितना 2। तो अब यहाँ अल्फा बटे 8 और यहाँ 4, हमें तो अल्फा का मान निकालना है तो अल्फा की वैल्यू इसके बराबर होगी, तो इसका मतलब अल्फा बटे 8 इज इक्वल्स टू 1/2। अब क्या 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा भाई, डायरेक्ट गुणा होगी तो अल्फा बराबर कितना 8/8 की 1 से मल्टीप्लाई 8 बटे में 2 कट कर देंगे कितना 4 आ जाएगा। तो जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो कितनी 4 आ रही है। ठीक, तो अब या तो आप ऐसे लगा लीजिए या सिंपल सी बात आप सोचिए कि यहाँ से ये एक्स एक्सिस का मान है, एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है और एक्स एक्सिस इसमें कहाँ से मिलेगा, सिर्फ यहाँ से। जब वाई एक्सिस का यूज ही नहीं होना है और ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आप ये करिए ही मत, सीधे क्या कीजिए x1 प्लस x2, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये x1 ये x2, तो माइनस का 4 प्लस 5/2, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है x1 प्लस x2/2, और ये किसके बराबर, सीधे इसके बराबर आप उठा के कीजिए यहाँ से, 2 1 कम 2 2 चौके 8, ऐसे सामने सामने भी कट सकता है, नीचे की संख्याएं कट सकती हैं। ओके, यहाँ 5 में अगर 4 जाएगा तो 1, अब यहाँ भी नीचे 1 ही तो बचा, फिर क्या अल्फा बटे 4, अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 4 एकम 4 और ये अल्फा का मान आ गया। तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप कैसे भी कर सकते हैं, तो आप ऐसे करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में ना हमें कुछ लिख के नहीं दिखाना होता है, हमें सिर्फ टिक करना होता है, और जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा है, हमारे पास टाइम बचेगा बड़े क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये तीसरा, ठीक है 1 मिनट, ओके ये तीसरा, तो तीसरे का फिर ये हमारा कितना 4 आंसर ये सही आ रहा है। ओके, तो तीसरे का बी ऑप्शन राइट हो गया। अब नंबर 4 देखेंगे, 4 में क्या है, यदि त्रिभुज ABC, अब ABC में बोला है कि जो AB है, AB भुजा है वो 6√3 सेंटीमीटर है, ओके, और जो AC है, AC 12 सेंटीमीटर है, ओके, और जो BC है वो 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल B, हमें एंगल B का मान निकालना है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं है देखा जाए, लेकिन बच्चे कुछ इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा काम इसमें आप पता है क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताती हूँ कि आप कैसे कीजिए। जैसे हमें AB दे रखा है और AB हमें दिया है 6√3, ठीक है, उसके बाद हमें AC दिया हुआ है क्या 12 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर अभी नहीं लिखते हैं बाद में कर लेंगे, और BC हमें दिया है 6। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, क्या ये सबसे बड़ी भुजा है, क्या ये सबसे बड़ी भुजा है, क्या ये, तो हम जानते हैं 12 सबसे बड़ी भुजा होगी, ये सबसे बड़ी भुजा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 6 गुणे अगर हम √3 का मान रखते हैं तो 1.732, ठीक है, इतना आपको ना ज्ञान होना ही चाहिए भाई, पेपर कर रहे हैं उस वक्त आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि अगर 3 भुजाएं दी हुई हैं तो उसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ये बड़ी भुजा नहीं है, सबसे बड़ी भुजा यही है, 12 साफ दिख रहा है, ये नहीं है। कंफ्यूज मत होना उस समय पे कि नहीं यहाँ √3 लगा है, हो सकता है ये बड़ी भुजा हो, नहीं है। क्यों, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732, और जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है 6 दूनी 12 और 6 तियां 18 और 1 19 और 6 7 42, 42 में एक जोड़ेंगे 43, फिर 6 कम 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, तो हमारा कुछ 10 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, 10.392 ऐसा कुछ आ रहा है। तो क्या क्या ये सबसे बड़ी भुजा है, नहीं, तो सबसे बड़ी भुजा तो हमारी ये वाली है। ठीक है, तो जब हमें ये पता होगा कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है ना, ये बड़ी भुजा है, तो आप इसमें ये चेक कीजिए कि क्या ये समकोण त्रिभुज तो नहीं बना रहा है। अगर ये समकोण त्रिभुज बना रहा है ना तो उसका तरीका अलग होता है लगाने का, तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे। अच्छा, समकोण त्रिभुज को करने का क्या, जो सबसे बड़ी भुजा होता है ना उसका स्क्वायर करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, तो कहने का मतलब है इसका भी तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और ये क्या है 6, 6 का भी स्क्वायर करेंगे। अब 12 का स्क्वायर कितना 144 होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा भाई, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और यहाँ 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये तो 144 ठीक है, यहाँ तो 6 का 18 और 3 3 9 और 1 10 और यहाँ 36। अब अगर 36 में जोड़ेंगे ना तो 144 आ जाएगा, और यहाँ भी कितना 144 है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बराबर आ रहा है ना। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो सीधी सी बात है कि जो ये हमारे पास दे रखा है ये समकोण त्रिभुज बना रहा है निश्चित। इसका मतलब चित्र हमारा कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, चित्र कुछ ऐसे बनना है। AC है तो A इसको लेंगे, C इसको लेंगे, और ये 12 फिर यहाँ पे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है, उसी को तो हम बोलते हैं कि 12 सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसके जस्ट सामने का जो एंगल बनता है आप सभी लोग जानते हैं कि वो 90 डिग्री का बनता है। बस हमें ये एंगल पूछा था और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। कौन सा एंगल पूछा था, एंगल B पूछा था। जब ये A है ये C है तो सीधी सी बात है यही तो B होगा भाई, यही B पोर्शन होगा। तो जब ये B है, ठीक है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे आपको समझाया, लेकिन अगर आप पेपर में क्वेश्चन देखेंगे तो क्या देखेंगे कि सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा कौन सी थी। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा 12 है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत 12 का स्क्वायर करेंगे। जो छोटी भुजाएं 2 होंगी ना, उनका भी स्क्वायर करना है आपको, ठीक है, फटाक से उसका भी स्क्वायर करेंगे। और यहाँ कितना 144 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 108, भाई अभी मैंने आपको यहाँ करके दिखाया 108, और यहाँ कितना हो जाएगा 36। अब ये आपने देखा कि इन दोनों को जब जोड़ा तो ये इसके बराबर आया। बस आप समझ जाइए कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी, और सबसे बड़ी बड़ी भुजा भी आप चेक कीजिए कि कौन सी, ये है AC है सबसे बड़ी भुजा, तो उसके जस्ट सामने तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि एंगल B पूछा था हमको, तो ये AC है, एंगल B है। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, 4 का ये A ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सॉल्व कीजिए पेपर पे, या फिर आप इसमें से ही चेक कर लीजिए कि इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिससे इन दोनों को विभाजित करें तो एक बार तो 8 बचे और दूसरी बार कितना 5 बचे। तो अगर 15 से करेंगे तो 15 से तो नहीं आएगा, क्योंकि 15 8 120 होता है। अगर 125 में से 120 हम घटाते हैं तो कितना 5 बचेगा, तो यानी ये तो यहीं पर फेल हो गया। पहला तो हमें 8 बचना चाहिए था ना, तो 15 से हमने करके देख लिया। अब 13 से करके देखते हैं, तो अगर 13 से इसको विभाजित करते हैं तो 13 नमा 117, और अगर 125 से 117 हम घटाते हैं तो 8 बचेगा। तो 13 तो हमारा इसमें तो लागू हो रहा है, लेकिन इसमें तो 13 बचे 65, और अगर 70 में 65 घटाते हैं तो 5 बच रहा है, यानी कि 13 ही वो संख्या आएगी जो इन दोनों को विभाजित कर सकती है। ये तरीका तो हो गया, हमने इसको चेक कर लिया कि इससे डिवाइड कर दिया और ये दोनों शेषफल बच रहे हैं, ठीक है, तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका, अच्छा इसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हमें यहीं पर आंसर मिल गया है कि 13 से दोनों को डिवाइड कर लिया, इसको डिवाइड किया तो 8 आया, और 70 को डिवाइड किया तो 5 आया, ठीक। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन यही सही हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा तरीका है, इसको कैसे करते हैं वो तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 6 है, हाँ 5 है क्वेश्चन नंबर। ओके, तो 125 से अगर हम कितना 8, क्योंकि पहले बोला है कि 8 शेषफल बचे, तो पहले तो हमें 8 घटाना है। दूसरा 70 में हमको कितना घटाना है 5, क्योंकि बोला है 5 शेषफल बचे, इसका मतलब इसमें 5 घटाना है। तो इसमें आएगा 65 और इसको घटाएंगे तो 117 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 65 है, अगर हम 65 के फैक्टर करते हैं तो 5 से कट होगा, यहाँ 13 आ जाएगा, ठीक है, और ये 13 से हो गया। उसके बाद 117 की जब फैक्टर करेंगे तो 3 से कट होगा, 3 तिया 9, 3 नाम 27, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक। अब इसको 13 से कट कर देंगे तो ये 13 एकम 13। अब हम जानते हैं कि मासा कैसे निकालते हैं, भाई सीधी सी बात है कि इसमें से और इसमें से जो चीजें मैच करती हैं वही मासा होता है। तो इसमें सिर्फ 13 ही तो मैच कर रहा था, जो मासा है, ठीक है, कितना 13 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित करने को बोला था कि दोनों को विभाजित कर दे, ऐसी संख्या हमको बताना था। तो 13 ही वो संख्या होगी जो दोनों को विभाजित कर पाएगी, यानी कि इन दोनों का मासा निकालने की बात हो रही थी, ठीक है, पर घटाने के बाद। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ओके। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल -2 है तो k का मान। मुझे लगता है ये सवाल ना सभी लोग लगा लेते हैं और सबसे ही बन जाता है, फिर भी मैं इसको सॉल्व कर ही दे रही हूँ, जिसको नहीं आता है वो देख ले, ठीक है। तो +kx - 6 = 0, और एक मूल दिया है, भाई मूल दिया है तो मूल कहने का मतलब उन्होंने x दे रखा है, तो x की वैल्यू -2 उन्होंने दे रखी है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं करना, जहाँ x है वहाँ -2 रख देना है, तो -2 का स्क्वायर प्लस k, फिर से x की जगह -2 रख देना है, यहाँ -6 और बराबर में क्या 0 लिख देना है। अब -2 का स्क्वायर यानी कि 4, भाई माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये जो माइनस है इस प्लस को माइनस कर देगा, तो फिर माइनस का यहाँ 2k हो जाएगा, और ये माइनस का 6 लिखा रहेगा। अब माइनस के 6 से 4 जब घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या है माइनस का 2k लिखा हुआ है बराबर 0, ठीक है। ये घट गया इसमें से, यहाँ लिख दिया, और ये ऐसे ही लिखा रहा। अब ये जो माइनस का 2k है, जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये तो यहीं पर लिखा रहा, ये जब इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव प्लस का 2 बन जाएगा। फिर k बराबर प्लस का 2, और जो ये 2 अपॉन में है तो माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब माइनस का 1, जो ये माइनस है यहाँ लग जाएगा। जो k की वैल्यू आ रही है वो कितनी, माइनस की 1 आ रही है, ठीक है। तो इसका जो छठवें का जो 6 का जो ये सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं। अब एक समचतुर्भुज है, अच्छा हम ये जानते हैं कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ना, वो आपस में 90 डिग्री के एंगल पर कट करते हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ना, वे आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करते हैं। तो पहली तो कंडीशन ये पता है हमें। फिर क्या बोला है, इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी, तो भुजा की लंबाई पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, समचतुर्भुज ना कुछ इस तरह का बना करता है, ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, और
जो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो ये हमने माना बड़ा वाला विकर्ण है, और बड़ा विकर्ण हमारा 16 है, यानी कि ये पूरा 16 है, ठीक है। और ये पूरी 12 है। जब ये पूरा 16 है, समझिए इस क्वेश्चन को, जब ये पूरा का पूरा 16 है तो इतना आधा आधा कितना हुआ, ये 8 हुआ कि नहीं हुआ। और जब ये पूरी 12 है तो ये इतना कितना 6 हुआ, क्योंकि एक दूसरे को 90 डिग्री पर ये समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये आधा आधा कट करेंगे। तो यहाँ पर क्या, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये वाला, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे समझाया था, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके जस्ट सामने जो भी भुजा होगी उसको हम कर्ण कहते ही कहते हैं। तो जब ये कर्ण है, ठीक है, और यही भुजा है, इस समचतुर्भुज की यही तो भुजा है, इसी को हम कर्ण बोल रहे हैं। जब ये 8 है, ये 6 है, सीधी सी बात है, ये 10 आएगा। क्यों 10 आएगा? क्योंकि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये किसके स्क्वायर के बराबर? कर्ण के स्क्वायर के बराबर। कर्ण ही तो निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 64। 6 का स्क्वायर कितना? 36। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100। और यहाँ के और जो ये स्क्वायर बना हुआ है, जब यहाँ से हटेगा तो ये रूट ऑफ बन जाएगा। तो के बराबर कितना? 10 आ गया। इसका मतलब जो कर्ण आया हमारे पास, यानी कि जो ये भुजा आई, सीधी सी बात, भुजा कितनी आई? 10। ओके, तो अब इसका सातवें का जो ये बी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। क्या? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा 0। मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और बराबर होनी चाहिए, और 90 से छोटी और बराबर होनी चाहिए। तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मुझे लगता है लगभग सभी लोग जानते हैं कि इसका जो आंसर आता है ना, हमेशा 45 डिग्री आता है। क्यों 45 डिग्री? क्योंकि साइन के बटे में तुरंत कॉस चला जाएगा, तो साइन और कॉस मिला के टैन बनते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ 1 हो जाएगा तो टैन में 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 की, सीधी सी बात है। और 0 और 90 के बीच में ही तो 45 है, तो इसका मतलब इसका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर मैं आपको इसको लगा के बताई दे रही हूँ, यहाँ पर जगह है थोड़ी, तो मैं आपको यहीं पर बताई दे रही हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 वाला। ओके, ये लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। तो अब साइन थीटा, तो ये कॉस थीटा कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो यहाँ कितना? 1 बन जाएगा भाई, ये यहाँ से हटा तो 1। तो साइन बटे कॉस क्या हो जाता है? टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर 1। अब टैन थीटा बराबर 1 किसकी वैल्यू होती है? टैन 45 की वैल्यू होती है। तो टैन से टैन कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी? 45 आ रही है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका कौन सा 8वें का ये बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और उसमें जो घातें लगेंगी, ठीक है, उसमें जितनी भी घातें लगेंगी तो उनका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, इस पेज में तो जगह नहीं है, अगले पेज में लगाते हैं। ये आंसर नंबर 9 यहाँ से करते हैं क्या? 144 के अभाज्य गुणनखंड। तो सभी लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। 7 यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से यहाँ 3 6 आ जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से कट करेंगे 3 आएगा, और फिर 3 से कट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ 2 2 2 कितनी? 4 बार है, और 3 3 2 बार है। इसका मतलब 2 की घात 4 भाई, 2 2 2 तो 4 बार है, 2 की घात 4 हो गया। 3 3 कितनी बार है? यहाँ पर 2 बार है, 3 की घात 2 हो गया। तो घातें कितनी बन रही है? यहाँ 4 घात है, यहाँ 2 घात है। इन दोनों को आपस में जोड़ देना है भाई, घातों को ही जोड़ना था। तो 4 + 2 कितना? 6। ठीक है, तो इसका 6 आंसर आ रहा है, यानी कि इसका 9वें का ये सी ऑप्शन क्या 6 ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिंदु -3 और 5 की y अक्ष से दूरी होगी। तो हमें y अक्ष से दूरी बताना है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया, जब y अक्ष से दूरी बताएंगे तो x अक्ष वाला पॉइंट बताना है, और जब x अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो आपको y अक्ष वाला पॉइंट बताना है। तो हमें क्या पूछा है? हमें y अक्ष से दूरी पूछा है, इसका मतलब हमें x अक्ष वाला पॉइंट बताना है। तो x अक्ष वाला ये x होता है, ये y होता है, तो x अक्ष वाला पॉइंट क्या है? -3, यानी इसका a ऑप्शन ये सही हो जाएगा, -3। अच्छा, ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझाई दे रही हूँ। ये नंबर 10 है यहाँ पर। अब जैसे देखिए, ये हमें पॉइंट बनाना था -3 और 5, ठीक है, हमें जो पॉइंट बनाना है वो -3 और 5 पॉइंट बनाना है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ ये 0 होता है, यहाँ x एक्सेस होता है, यहाँ y एक्सेस होता है। ठीक, अब ये x पॉइंट होता है, ये y पॉइंट होता है, तो x पर हमें कितना चलना है? -3। तो -3 मान लीजिए कहीं इस तरफ चलेंगे, कहीं इस तरफ -3 चलेंगे, तो 1 2 3 -3 कहीं यहाँ पर आएगा। अब जब y की बात करते हैं तो y में कितना? 5 चलना है, तो 5 ये ऊपर की ओर, क्योंकि पॉजिटिव है तो भाई ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर। तो 5 कितना? 1 2 3 4 5, 5 कहीं यहाँ पर आएगा। यानी कि जो पॉइंट हमें मिल रहा है वो पॉइंट कहाँ? यहाँ पॉइंट मिलेगा, ये यहाँ और ये यहाँ तक जो पॉइंट मिल रहा है हमें वो यहाँ पर मिलेगा। कौन सा? -3 और 5। ठीक है,
जो पॉइंट मिला यहाँ पर मिला। अब बोला वाई अक्ष से दूरी कितनी है, तो वाई अक्ष तो यहाँ पर है, यहाँ से दूरी नापो इसकी, तो यहाँ से दूरी कितनी है, तो ये जो ये दूरी है वही तो दूरी ये है, इसका मतलब वाई अक्ष से दूरी कितनी, -3। तो मतलब हमेशा याद रखिए जब भी वाई अक्ष से दूरी पूछेंगे तो आप एक्स एक्सिस वाला पॉइंट बताएंगे, और जब एक्स एक्सिस से दूरी पूछेंगे तो आप वाई एक्सिस वाला पॉइंट बताएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व कीजिए पेपर में फटाक से। तो इसका फिर जो ये ए ऑप्शन है 10 का, ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है साइन 15, ठीक है, साइन 15 डिग्री है और कॉस 75 का मान होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे लगता है लगभग सभी लोग कर लेंगे बहुत ही आराम से। इसका आंसर जो हमेशा 1 आता है, सभी को पता है, पर कैसे आता है मैं बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ क्या है, साइन 15 डिग्री बटे में कितना है, कॉस 75 डिग्री। अब किसी एक को चेंज कर लेते हैं। अब साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75, क्योंकि 90 में 75 घटाएंगे तभी तो 15 बना होगा। अब बटे में ये cos 75 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या, साइन 90 माइनस 75 तो क्या हो जाएगा, cos 75। ऐसा क्यों, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 75 क्या, cos 75, और यहाँ पर पहले से ये cos 75 है भाई, ये 75 तो पहले से, तो ये लिख देंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, अगर आपको इसका आंसर पता है ना तो आप फटाक से टिक कीजिए, आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल में बस आपको टिक ही करना है सीधे सीधे। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, तो हमें इसका माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, तो चलिए माध्य निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से कर लेते हैं। सबसे पहले क्या, वर्ग अंतराल लिखेंगे, तो वर्ग अंतराल, फिर xi वाला टर्म आ जाता है, उसके बाद fi आएगा, उसके बाद xi fi आ जाएगा। ठीक है, तो जो वर्ग अंतराल है 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। ठीक है, ये वर्ग अंतराल हो गया। जो xi है, अब इनके बीच का जो पॉइंट होता है वो निकालेंगे। तो यहाँ 5, यहाँ 15, यहाँ 25, यहाँ 35 और यहाँ पर कितना, 45, तो ये हो गया। अब fi हमें दे रखा है, क्या है, 5 है, फिर 6 दिया है, फिर 5 है, फिर 3 है और फिर 1 है, ये हमें fi दे रखा है। अब fi xi दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 25, 15 छक्का 90, 25 की 5 से करेंगे तो 125 आ जाएगा, 35 की 3 से करेंगे तो 105 आ जाएगा, और 45 की 1 से करेंगे तो 45 रह जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, तो ये 2 जोड़ हमें करने हैं। 5 5 10 5 15 5 20, 20 का 0, 2 कैरी हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और 6 4 10, 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19, 19 का 9, 1 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ 390 हो रहा है ये। अब इनको भी जोड़ लेते हैं, तो 5 5 10, 10 11, 3 14 6 20, तो यहाँ पर 20 हो रहा है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 390 बटे 20, तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 19.5, ये आंसर आ रहा है हमारा। तो 12वें का जो ये डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्या, 19.5। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 cot थीटा बराबर 4। ठीक है, 3 cot थीटा जी टू क्या 4 दे रखा है, तो cosec थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 लगाते हैं। अब क्या हमें दिया है, 3 cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या 4 दिया है, इसका मतलब क्या, cot थीटा बराबर क्या 4, ये 3 अपॉन में चला आएगा तो 4/3 हो जाएगा। अब ये हम जानते हैं cot थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब ही तो cot थीटा कहलाता है। ये आधार है, ये लंब है, तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितना 25 हो जाएगा। यहाँ k है और जब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा रूट ऑफ बन जाएगा, तो ये 5 आ रहा है हमारे पास, यानी कर्ण तो 5 आ गया, लेकिन हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है। तो कॉसेक थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हम जानते हैं क्या होता है, कर्ण बटे लंब, और कर्ण हमारा अभी अभी 5 निकल के आया तो 5 लिख देंगे, और लंब क्या है 3 है हमारे पास, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो 5/3 यानी कि 13वें का फिर ये जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्या 5/3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है 27:64,
तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। अच्छा, तो हम जानते हैं जो गोले का आयतन होता है उसमें आर क्यूब होता है, कहीं ना कहीं आर क्यूब होता है ना, तो ये आर क्यूब समझ लीजिए दे रखा है। तो अगर हम आर की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ कितना 3 बनेगा। ठीक भाई, 3 3 9 27, और यहाँ कितना बनेगा 4 चौके 16 चौके चौके, यानी कि 3:4 बनेगा। ओके, हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कहीं ना कहीं आर स्क्वायर होता है। जब आर स्क्वायर होता है तो जो 3/4 आया होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 9/16 इसका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। लेकिन मैं आपको करके बता देती हूँ कैसे करना है। जो पहले गोले का आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ 1 लिख देंगे, और दूसरे गोले का जो आयतन होगा उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, क्या 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ 2 लिख देंगे क्योंकि ये पहले गोले के लिए त्रिज्या है, दूसरे गोले की त्रिज्या हो जाएगी। इसमें से ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा भाई, ये पाई तक तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा R1 और यहाँ R2, और पूरे की घात कितना 3 हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास ये दे क्या रखा है, 27 बटे कितना 64, ये हमको दे रखा है। जब यहाँ पर ये घात 3 है और जब ये घात यहाँ से 3 हटाएंगे तब क्या बनेगा, तो R1 बटे R2, ये क्यूब रूट बन जाता है यहाँ आके। तो 27 बटे 64, 27 का क्यूब रूट 3 होता है भाई, 3 3 होती है 27, 64 का क्यूब रूट 4 होता है, 4 चौके 16 चौके 64। इसका मतलब R1 बटे R2 की जो वैल्यू आ रही है वो 3/4। अभी तो हमने R1 और R2 की वैल्यू निकाली, लेकिन हमको क्या कहा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, अब हम जानते हैं कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पहले के लिए हो गया, बटे में दूसरे के लिए, क्योंकि अनुपात निकालना है तो बटे में दूसरे के लिए भी तो लिखना पड़ेगा। तो ये R2 इसलिए लिखा क्योंकि दूसरे का हो गया। अब यहाँ से भी ये कैंसिल हो गया, ठीक। फिर R1 बटे R2, और ये पूरे का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब R1 बटे R2 की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी 3/4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3/4, इसका क्या होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 9:16। ठीक है, 9:16। तो ये फार्मूले से डायरेक्ट होना था। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि हाँ हम जानते हैं कि जो गोले का अनुपात होता है उसके उसमें जो आर आता है वो क्यूब बनता है, इसका मतलब इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। जैसे ही क्यूब रूट निकालेंगे 3:4 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो आर होता है उसका स्क्वायर होता है, तो जैसे ही 3/4 का स्क्वायर करेंगे तुरंत 9/16 आ जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। तो जैसे हम अगर आता है हमको, अगर हम कर सकते हैं तो फटाक से इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो 14 का ये ए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है तो माध्यिका होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन अनेक बार आपको देखने को मिला है, पीछे भी मैंने आपको कई सेट में क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। क्या है कि बहुलक और माध्य दिया हुआ है और हमें क्या माध्यिका निकालनी है, तो बस फार्मूला लगा देंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 15 लगाते हैं। क्या होता है, त्रिमाध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पर क्या 3 माध्यक, तो और माध्यक हमको क्या दे रखा है, एक मिनट, नहीं माध्यिका ही निकालनी है। देखिए माध्यक और माध्यिका एक ही चीज है, तो ये तो हमको निकालना है। तो फिर ये तो फिर यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहेगा। ओके, 2 × माध्य, और माध्य हमको दे रखा है वो बहुलक तथा माध्य, यानी कि बहुलक हमको 45 दिया हुआ है और माध्य हमको 27 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा तो लिख लिया हमने, 27 दूनी 54 हो गया, और यहाँ 45 लिख देंगे। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 99। अब यहाँ कितना था, 3 गुणे माध्यक था, 3 गुणे माध्यक, तो फिर क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर 99, और ये जो 3 है ये अपॉन में चला आएगा, तो कट कर देंगे, कितना 33 आ रहा है। तो फिर 15वें का जो ये बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। क्या 33 इसकी माध्यिका कोई माध्यक बोलते हैं, 33 इसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के मूल होंगे, तो हमें इसके मूल ज्ञात करने। अब मूल तो सिंपल था, सब कोई ज्ञात करना जानता है। तो चलिए मैं आपको लगा के बताए दे रही हूँ। 0, इसके मूल हमें ज्ञात करना है। तो जो ये 1 लिखा हुआ है ना, अब 1 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने से कितना 2 आ जाए, तो सीधी बात 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो x² माइनस यहाँ जहाँ 2 लिखा है यहाँ 1 + 1 लिखना है, क्योंकि 1 में 1 जोड़ा तभी तो 2 आया था। ये x ऐसे लिखा रहेगा, ये 1 लिखा रहेगा, बराबर 0 लिखा रहेगा। अब यहाँ से x², अब x की गुणा इन दोनों 1 से हो जाएगी, तो 1x, यहाँ पर भी 1x पर माइनस का ही, क्योंकि माइनस यहाँ लगा है तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि यहाँ भी और यहाँ भी, +1 = 0। ठीक है, x इन दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ -1 बचेगा। अब इन दोनों से -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ -1, यहाँ बराबर
0 हो जाएगा। ये दोनों एक ब्रैकेट में एक बार लिख देंगे और जो ये वाला है इसको भी क्या एक ब्रैकेट में एक बार लिख देंगे। अब x माइनस 1 बराबर 0, भाई दोनों सेम है, इसका मतलब क्या x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। जब यहाँ से x बराबर 1 आया तो यहाँ से भी तो x बराबर 1 आएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो जो मूल हमारे पास आ रहा है 1,1 यानी दोनों ही पॉजिटिव मूल आ रहे हैं हमारे पास, 1 और 1। ठीक, इसका सोल्विंग का ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, 1,1 यानी जो उसके मूल हो जाएंगे 1 और 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 है 7, 13, 20, 17 और 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने पिछली क्लासेस में लगाया होगा क्योंकि इस क्लास में तो नहीं है शायद ये क्वेश्चन, या फिर है पता नहीं। चलिए मैं लगा देती हूँ। हमारे पास संख्याएं क्या क्या दे रखी हैं, 7 है, 13 है, 20 है, 17 है और 3x, ये संख्याएं हैं हमारे पास। और इनका जो समांतर माध्य है वो 18 है। ठीक है, समांतर जो माध्य है वो कितना 18 हमको दे रखा है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो ये x है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो इसका फार्मूला क्या होता है तो मैं आपको पूरा लिख के ही बता दे रही हूँ। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग बटे में क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये होता है समांतर माध्य का फार्मूला। अच्छा, अब समांतर माध्य हमें क्या दे रखा है 18, तो यहाँ तो 18 लिख लेंगे। अब पदों का योग, तो ये जितने पद है ना इनका योग करना है। इसका मतलब एक बार इसको पहले ऐसे लिखा जाता है, हालांकि ये ऑप्शनल है तो आप कैसे भी करके कर लीजिए, पर मैं आपको समझा दे रही हूँ कि कैसे ये सवाल किए जाते हैं। तो ये तो पदों का योग एक बार ऐसे लिखा जाता है। फिर पदों की संख्या, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, यहाँ 5 लिख देंगे। अब ये तो तिर्यक गुणा यहाँ हो जाएगी भाई, 5 की गुणा 18 से भी तिर्यक गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 90, 18 पंचे 90 होता है। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 7 3 10 17 17 का 7 और ये 3x इसको नहीं जोड़ेंगे, ये अलग लिखा रहेगा। ठीक है, इन 4 को जोड़ेंगे, इसमें ये नहीं जुड़ेगा। तो 7 3 10 का 17 का 7 1 कैरी हो जाएगा। तो 1 1 2 और 2 4 और 4 में जोड़ेंगे तो 5, यहाँ 57 आ रहा है और ये 3x जो है ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब जो 57 है यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो 90 माइनस 57 बराबर कितना 3x हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो 33 आ जाएगा यहाँ पर घटाने से। ठीक है, यहाँ बचेगा 3x। अब x बराबर क्या 33 और जो ये 3 है ये बटे में हो जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3, इसका मतलब जो आंसर आ रहा है x का मान वो 11 आ रहा है। तो 17वें का फिर ये सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा क्या, 11 x का मान हो जाएगा। ओके, अब समीकरण दे रखी है 3 बटे x माइनस 2x बराबर 2/x का हल होगा। हमें इसका हल करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। हल करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो पहले इस समीकरण को थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से लगाते हैं, क्या है 3 बटे x, फिर दिया है माइनस का 2x बराबर 2/x, ये हमको दे रखा है। तो अब सबसे पहले इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। जब इसके नीचे 1 मान लेंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ x और यहाँ 1, तो एलसीएम हमारा x आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई से 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर बराबर 2/x। अब ये अपॉन वाले अगर सेम है तो कैंसिल हो सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, जो माइनस का 2x स्क्वायर है ये यहाँ अभी ऐसे ही लिखा रहने देंगे, यहाँ 2 बचा है और जो ये 3 है 3 यहाँ लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ से ना लिखकर हम यहाँ लिखते हैं माइनस में 3। भाई ये 3 पक्षांतर होकर यहाँ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो, इसको घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर x स्क्वायर बराबर 1 और जो ये 2 है ये बटे में लिख देंगे। अब जो ये x स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ रूट ऑफ बनेगा, तो रूट ऑफ बन गया। अब तो 1 का रूट ऑफ तो 1 होता है, लेकिन 2 का रूट ऑफ नहीं होता है, इसलिए रूट 2 ऐसे ही लिखा रहेगा, पर ये प्लस माइनस का आएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि ये वर्गमूल जब लगाते हैं और वर्गमूल जब हम हटाते हैं तो हटाने के समय पर जो भी वैल्यूज आती हैं वो प्लस माइनस दोनों की ही वैल्यू आती है, क्योंकि हमको नहीं पता होता ना उस समय कि प्लस प्लस से आया होगा या माइनस माइनस से आया होगा। और ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई है, जैसे मान लीजिए -2 गुणे -2 तब भी तो 4 होता है, फिर 2 गुणे 2 तब भी तो 4 होता है। तो अगर इसका रूट ऑफ बनाए तो हमें नहीं पता होगा ना ये माइनस माइनस से बना होगा या फिर ये प्लस प्लस से बना होगा। ठीक है, तो जब भी रूट वाली बात आती है कहीं पर भी तो हमेशा प्लस माइनस दोनों ही लिए जाते हैं। लेकिन जब लंबाई की बात आती है, किसी चीज की लंबाई नाप रहे हैं या फिर और भी कुछ होती हैं दूरियां होती हैं, तो उनमें फिर हम प्लस माइनस नहीं सिर्फ प्लस ही लेते हैं। ठीक है, जैसे किसी खेत का परिमाप देखना है हमें तो माइनस में नहीं लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ और चीजें भी होती हैं जिनमें हम सिर्फ प्लस में ही लेते हैं, माइनस नहीं लेते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि प्लस माइनस हमें दोनों ही लेना होता है। इस वजह से
जो इसका आंसर आएगा ये 18वें का ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? +-1/√2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका अनुपात निकालना है और हमें भुजाएं दे रखी हैं और क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो ये एरिया वाले चैप्टर में जाके आप अगर देखेंगे वहां पर इसका फार्मूला दे रखा है और इसका फार्मूला क्या होता है कि अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, क्षेत्रफल किसी पहले त्रिभुज का, तो इसको एरिया ऑफ लिखते हैं, तो एरिया ऑफ वन, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो अच्छा, एरिया और क्षेत्रफल तो एक ही चीज होता है, तो इसको ऐसे ना लिखकर हम ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ कोई एक त्रिभुज रहा होगा, तो ट्राइंगल 1, फिर यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 ऐसे लिख सकते हैं, और फिर यहाँ लिखते हैं भुजा, और यहाँ पर भी बटे में भुजा, ठीक है, क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो ये भुजा 1 और ये भुजा 2, इसका हो जाता है स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है और ये फार्मूला उसमें दे रखा है। ओके, तो अब इसको क्या लिखेंगे, भुजा, हमें भुजा मालूम है कि 4/7, भाई 4:7 है, इसका मतलब 4/7, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो बस ये इसका आंसर हो गया, क्या? 16:49, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका 19वें का ये डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्या? 16:49। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलिए मैं आपको लगा के बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, अब बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो वृत्त के परिमाप के बराबर है। बराबर में क्या? वृत्त का परिमाप, ठीक है, यही तो बोला है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वृत्त के परिमाप के बराबर होना चाहिए। तो वृत्त की त्रिज्या, हमें त्रिज्या निकालनी है, तो इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है, और जो वृत्त का परिमाप होता है वो होता है 2πr, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 r है, ठीक है, और यहाँ 1 r है, तो 1 r से 1 r भी कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर कितना? यहाँ से 2 ही तो बचेगा, तो r बराबर 2 मात्रक। ठीक, तो जो इसका 20वें का जो ये डी ऑप्शन है 2 मात्रक, ये सही हो जाएगा। तो हमारे 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब खंड बा है, और खंड बा में विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। अच्छा, इसमें नंबर 1 से दिया हुआ है, जो 2024 के सेट थे वहां पर 21 था, फिर 22 था, इस प्रकार पड़ा था, लेकिन यहाँ खंड बा में ये 1 नंबर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 21 मान लेंगे, ठीक है, 1 को 21 मान लेंगे, और जो ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है इसको 22 मान के चलेंगे, तो खंड बा में करेंगे। अच्छा, एक चीज और, इसमें ना जो हमने अभी तक 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन किए हैं उसमें आंसर शीट में काफी सारे जो आंसर हैं वो गलत दिए हुए हैं, तो एक बार आप उसको चेक कर लेना। जैसे इसमें ये जो 18वां था, 18वें में ये आंसर आ रहा था, बट उसमें दे रखा है डी, तो ये गलत है। उसमें कुछ क्वेश्चन और भी पीछे थे, तो आप देख लेना, कुछ आंसर इसमें गलत छपे हुए हैं पीछे आंसर शीट में, सारे आंसर सही नहीं है। ओके, तो चलिए खंड बा में क्या है? विस्तृत उत्तरी प्रश्न, और इसमें सभी खंड कीजिए, तो इसमें पहला है तो हम इसको 21 मान के चलेंगे। ओके, तो पहला का है, तो 21 का है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या है कि अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है, और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुकी हूँ। सेट 2024 में अगर आप जाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन की √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको मैं पूरा करवा चुकी हूँ आपको। ओके, तो मैं पीछे देखी हूँ किस सेट में है, और आप अगर उस सेट में जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा निश्चित ही, और वहां उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी मैंने दे रखा है। ये देखिए, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √2, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या नहीं है, दोनों बात एक ही है। आपको यही वाला क्वेश्चन पूरा वहां पर सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है, सिद्ध करना है, और ये है 2024 का सेट 4 है ये, ठीक है, 2024 के सेट 4 में जाएंगे अगर आप, तो वहां देखेंगे खंड बा, और खंड बा में अगर आप जाएंगे तो खंड बा में ये का है, खा है, और ये गा, तो गा ही इसमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो वहां पर आप जाकर देखिए, ये आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं। ओके, तो सेट 5, हाँ, तो ये हमारा 21 का हो गया, और ये खा पार्ट। अब हम खा पार्ट लगाते हैं, और खा पार्ट में क्या है, इसमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल PQR में, अब कोई ट्राइंगल PQR है जिसमें कि एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि Q एंगल हमको पता है 90 डिग्री है, ठीक है, तो tan P की वैल्यू दे रखी है 1/√3। उसके बाद हमें ये जो sin P cos R प्लस cos P sin R, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम लोग रेशियो पढ़ते हैं चैप्टर 8 में, शायद वहाँ उसका क्वेश्चन है, कि पर सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो मैं आपको लगा के समझाती हूँ कैसे करना है। ओके, लिखेंगे आंसर नंबर
21, हमने इसको 21 मान लिया है, ठीक है। और यहाँ खंड बा भी आप डाल देना अपने क्वेश्चन पेपर में, जब आप पेपर करेंगे उस वक्त, तभी तो आप ना भी डालें, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये खंड बा है और 21 का हम खा पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि का पार्ट जो है मैंने आपको बता दिया, आपको कहाँ पर मिलेगा, तो वहां आप जाकर देखिए, वहां आपको मिल जाएगा। तो खा पार्ट है, इसमें क्या क्या हमें दिया हुआ, एक ट्राइंगल है PQR, ये हमको पता है, जिसमें एंगल Q है 90 डिग्री, ये हमको पता है, ठीक है। और tan P हमको क्या दे रखा है, tan P इक्वल्स टू 1/√3, ये हमको दे रखा है। और जो प्रूफ करना है, हमको क्या प्रूफ करना है, sin P cos R प्लस cos P और क्या sin R, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इतना हमने अपना लिख लिया कि हमारे पास क्या क्या दे रखा है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ना यहाँ पर एक चित्र बना लेंगे, अगर चित्र बनाएंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, PQR बनाना है और समकोण ही बनाना है, क्योंकि एक एंगल तो 90 डिग्री का, इसका मतलब चित्र हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज हम ऐसे बना लेते हैं, ये मान लीजिए हमने ये कोई चित्र बना लिया, ठीक है। अब Q बोला है 90 डिग्री, तो भाई Q तो यहीं पर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि Q 90 डिग्री बोला है, तो इसका मतलब Q तो यहीं लेना पड़ेगा, तब तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। Q यहाँ नहीं ले सकते, फिर यहाँ पर P ले लो, यहाँ R ले लो, या फिर यहाँ P ले लो, यहाँ R ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो P और यहाँ पर क्या R, तो यहाँ P और R हो गया। अच्छा, अब क्या बोला है, tan P जो है वो 1/√3 है। अब जो हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, इसी से पूरा क्वेश्चन हमारा हल होना है। क्या, tan P दे रखा है 1/√3, ओके। अब हम tan का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, ओके। क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और, अगर ये लंब है, ये आधार है, तो ये लंब और आधार किसको मानेंगे, क्या इसको लंब माने या इसको लंब माने, वो हम कंफ्यूज होते हैं। लेकिन उसमें कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। कैसे, यहाँ P लिखा हुआ है, ठीक है। अब P कहाँ है हमारा, यहाँ, हमने तो यहाँ P माना है ना। जब हमने P यहाँ माना है, तो P के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या, लंब लेंगे, ठीक है। तो लंब इसको मानेंगे, तो जो L है हमारा, ये 1 रहेगा और ये लंब कहलाएगा। फिर इस P के लिए, ठीक है, अभी यहाँ लंब नहीं लिखते हैं, क्योंकि इस P के लिए ये लंब कहलाएगा, लेकिन R के लिए ये लंब कहलाएगा। तो अभी तो हमें P की आवश्यकता है, भाई P बोला है तो P के लिए ये लंब है, फिर ये आधार हो जाएगा, तो लंब 1 हो गया, आधार कितना, यहाँ पर क्या, √3 हो जाएगा। जब हमें लंब पता है, हमें आधार पता है, तो कर्ण आराम से निकल आएगा, यानी कि हमें PR की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ निकाल लेते हैं कि PR का स्क्वायर, भाई तभी तो लगा सकते हैं इसको, PR का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या, PQ का स्क्वायर, ये लंब है, ये आधार है, या फिर ये आधार ये लंब, कुछ भी कह सकते हैं। तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, तो ये हमने लिख लिया QR का स्क्वायर, अपना फार्मूला, क्योंकि फार्मूले से ही इसको सॉल्व करेंगे ना। तो PR का स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब PQ हमारा क्या, √3 है, तो यहाँ √3 का स्क्वायर प्लस QR कितना, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, भाई √3 मिला के 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये 3 और 1 मिला के कितना, 4 हो जाएगा। अब ये PR का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ जाके √ऑफ बन जाएगा, जैसे ही स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, यहाँ जाके √ऑफ बन जाएगा। तो ये रूट जो होता है 4 का, वो 2 होता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, हमें ये वैल्यू पता चल गई कि यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। इतना हमारे पास हो गया, बस अब कुछ नहीं करना है। अब ये जो, जिसको हमें, जिसका मान निकालना है, वो लिखेंगे क्या, कि sin P फिर cos R प्लस cos P, और यहाँ पर क्या, sin R, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब साइन पी, अच्छा साइन पी की वैल्यू क्या होगी, साइन, अब इसमें देखिएगा, समझिएगा, साइन पी हम कैसे निकालेंगे। तो साइन के लिए हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। साइन के लिए हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, ओके। यहाँ पर पी के लिए तो लंब तो ये हो जाएगा, तो फिर कर्ण क्या, कर्ण ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ साइन पी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/2 लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब क्या है, कॉस आर, अब समझिए जब यहाँ पर कॉस आर है, तो आर तो हमारा यहाँ पर है ना, अभी चित्र देखिए, आर तो हमारा यहाँ पर है, आर के लिए लंब क्या होगा, आर के लिए लंब ये होगा, तो फिर आधार तो ये होगा ना, क्योंकि लंब अगर ये हुआ तो आधार तुरंत चेंज हो जाएगा। तो इस आर के लिए लंब ये होगा, क्योंकि जो भी एंगल होता है उसके जस्ट सामने की भुजा लंब कहलाती है, तो इसके सामने की भुजा ये है, ये लंब कहलाएगी, और ये आधार, तो आर के लिए आधार ये हुआ और लंब ये हुआ, ओके। लेकिन कॉस आर, अब कॉस आर का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आर के लिए आधार क्या होगा, ये तो लंब है, फिर आधार ये है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, और कर्ण क्या है, कर्ण तो 2 ही रहेगा, तो कर्ण तो चेंज नहीं होना है, ठीक है। अब बात आती है कॉस पी की, ठीक है, कॉस पी, पी यहाँ है तो इसके लिए लंब यही रहेगा और आधार ये हो जाएगा। कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार ये हो जाएगा, इस बार आधार ये हो रहा है, क्यों, क्योंकि पी की बात करेगी, पी के लिए लंब ये, तो आधार ये, तो आधार बटे कर्ण, तो बटे में यहाँ पर 2, यहाँ पर बटे में 2 लिख देंगे, ओके।
अब यहाँ गुणे का निशान, ठीक है, यहाँ पर भी गुणे का निशान और यहाँ पर भी गुणे का निशान। अब साइन आर की बात करेंगे, आर कहाँ पर है, आर फिर से यहीं पर है, ठीक। तो आर के लिए जब लंब ये है तो आधार ये है, लेकिन साइन के लिए हम जानते हैं ना कि लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसका मतलब लंब ये है और कर्ण ये है, तो यहाँ पर क्या फिर से √3/2। ओके, ये लिखना था हमें। अब 1 1 की मल्टीप्लाई 1 2 2 की मल्टीप्लाई 4, हाँ 2 2 की मल्टीप्लाई 4 प्लस √3 कितना 3 हो जाएगा, और 2 2 की मल्टीप्लाई फिर से 4 हो जाएगी। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 3, तो 1 और 3 मिला के 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, ठीक है। तो हम अब ये लिख देंगे लास्ट में कि साइन P cos R प्लस cos P, और यहाँ क्या साइन R बराबर कितना 1, ये आंसर आ रहा है। ओके, तो सवाल इतने टफ नहीं होते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे समझने की तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का खंड बा का ये 1 का या फिर 21 का ये क्वेश्चन नंबर गा है, द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसके मूल ज्ञात करना बहुत ही आसान काम है, कोई टफ काम नहीं है। तो सबसे पहले इसका कंपेयर कर लेते हैं, या अगर सिंपली करना चाहेंगे तो ये होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 5 चौके 20 और 20 कैसे गुणनखंड करें कि जोड़ने से 3 बन जाए, तो ये बनेगा नहीं। इस वजह से क्या करेंगे कि इसको श्रीधराचार्य विधि से लगा लेंगे सीधे। तो कंपेयर कर लेते हैं किससे, ax² + 3x + 3 = 0 से। तो फिर a की वैल्यू कितनी 4 रहेगी, b की वैल्यू 3 रहेगी, तो फिर b = 3, और ये c की वैल्यू कितनी 5 रहेगी, फिर c = 5 हो गया ये, ठीक है। अब श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे इसमें, क्योंकि वैसे तो होना नहीं है। तो श्रीधराचार्य विधि से मूल कैसे निकालते हैं, तो x बराबर -b प्लस माइनस √(b²) -4ac/2a, ये फार्मूला होता है। अब बस मान रख देंगे तो दो मूल निकल के आ जाएंगे इसमें। तो -b, अब b का मतलब कितना 3, तो माइनस का 3, फिर प्लस माइनस, ठीक है, √(b²) मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -4, तो 4 ऐसे लिख देंगे। a की वैल्यू भी 4 है, और b c की वैल्यू कितना 5 है, ठीक है, b नहीं c है यहाँ पर, ओके। और यहाँ 2 × a, और a की वैल्यू कितनी है, ये 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब यहाँ -3 प्लस माइनस, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 4 चौके 16, और 16 की जब 5 से गुणा करेंगे 16 पंचे 80, 80 हो जाएगा, और यहाँ कितना 2 चौके 8 बन रहा है हमारे पास, ओके। अब -3 प्लस माइनस, अब अगर 80 में से हम 9 घटाते हैं तो हमारा 71 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर कितना है, ये 8 लिख देंगे बटे में। तो ये दो मूल हमारे निकल कर आ रहे हैं, कुछ इस तरह का आंसर हमारा आएगा, ओके। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, -3 एक बार प्लस, और प्लस के साथ माइनस का 71, भाई एक बार प्लस लेंगे और बटे में 8, ये हो गया। और एक बार क्या, ये जो माइनस है माइनस लेंगे, तो -3 तो ऐसे लिखा रहेगा, फिर ये वाला माइनस लेंगे और √(-71) और अपॉन में कितना 8, तो ये जो दो मूल हैं ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो मूल, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना था, हालांकि टफ नहीं है, इजी है क्वेश्चन, बट ये है, हाँ आपको श्रीधराचार्य विधि आनी चाहिए तो आप ही कर पाएंगे। अब इसी का ये घा नंबर है, और घा में क्या है, बिंदुओं ए, अच्छा ए के पॉइंट है 2 और -2, और जो बी है, बी के पॉइंट है 3 और 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई क्या होगी। अब इसमें हमें लंबाई निकालना है, तो फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट लंबाई वाला, मतलब हमें ए के पॉइंट दिए हैं x1 y1 और बी के पॉइंट दिए हैं x2 y2, तो सीधे फार्मूला लगाना है लंबाई वाला, ठीक, यानी कि दूरी निकालना है, कहने का मतलब ये कि हमको दूरी निकालना है। तो यहीं से कर लेते हैं आंसर नंबर, क्या घा लगाएंगे, तो आंसर नंबर जो घा है वो क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जो हमें बिंदु दिए हुए हैं तो बिंदु लिखेंगे। अच्छा, बिंदु में हमें क्या क्या दे रखा है, ए, तो ए में दिया हुआ है 2 और -2, ठीक है, तो ये x1 है और ये y1 है, तो यहाँ पर हम लिख लें x1 और y1। फिर बी बिंदु हमारे पास है, तो बी बिंदु हमारे पास क्या दिया है 3 और 7, ठीक है, तो ये x2 है और ये y2 है, तो यहाँ पर लिख लें, या फिर यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अच्छा, अब दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे, भाई लंबाई निकालनी है, तो रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई, और लंबाई वाला फार्मूला यानी कि √ऑफ क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या x2 - x1, और x2 की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ 3 - x1 का मतलब 2, तो 2 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मतलब 7,
माइनस, यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस कर देंगे भाई, यहाँ पहले से ही माइनस है ये वाला तो उसको प्लस कर देंगे, तब तो यहाँ पर 7 - 2 का मतलब 7 + 2 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा। अब यहाँ कितना, 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 का स्क्वायर कितना 81 हो जाएगा, तो पहले लिख लेते हैं 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर कितना 9 ना 81, यहाँ कितना हो गया ये 82 बन रहा है कुल मिला के, √82। ओके, तो बस यही आंसर हो जाएगा इसका, क्या कि रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई बराबर √82 मात्रक, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसका अड़ा पाठ है, यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है, व्यास 1 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ है, ठीक है, ये तांबे की छड़, उसको पिघला करके एक समान मोटाई वाली यानी कि उसकी मोटाई समान होगी, ठीक है, मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः ढाला जाता है। यानी कि जब छड़ को पिघलाया गया, तांबे की छड़ थी उसको पिघलाया गया, तो फिर से क्या किया गया, एक छड़ ही बनाई गई और इस बार क्या 18 सेंटीमीटर लंबी छड़ बनाई गई दोबारा से। तो छड़ की मोटाई, अब इस छड़ की मोटाई बताना है, मोटाई का मतलब हमें क्या व्यास बताना है, ठीक है, इस छड़ का व्यास जो दूसरी छड़ बनाएगी उसका हमें व्यास निकालना है, ठीक। अच्छा, तो इसमें क्या लिख लेते हैं कि व्यास, सबसे पहले तो तांबे की छड़, तो यहाँ से लिखेंगे तांबे की छड़ का व्यास, ठीक है। जब हमको व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या निकालनी होगी, तो त्रिज्या इसको हम R1 मानते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी होगा, जैसे इसको R1 मानते हैं तो 1/2 सेंटीमीटर। ओके, और इसी की तांबे की छड़ की ही हमको क्या पता है भाई, तांबे की छड़ की त्रिज्या हो गई, ये व्यास है, और तांबे की छड़ की ऊंचाई। ओके, तो यहाँ जो मैंने ये छोड़ा है, यहाँ तांबे की छड़ का, ठीक है, तांबे की छड़ की ऊंचाई आपको लिखना है। अब यहाँ h, तो h का मान कितना यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है, ये हो गई तांबे की छड़। अब इस तांबे की छड़ जो है ये, इसका हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है, तो यहाँ निकालेंगे तांबे की छड़ का आयतन। तो आयतन क्या होता है, अब तांबे की जो छड़ है वो बेलनाकार होगी भाई, छड़ तो बेलनाकार होती है, तो बेलनाकार है, इसका मतलब πr²h, और यहाँ R1 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ R1 मान लेते हैं और यहाँ H1 मान लेते हैं, इसको भी हम H1 मान लेते हैं। तो अब इसमें मान रखेंगे, पाई तो ऐसे लिखा रहेगा R1 का मतलब है 1/2 इसका स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी है 8 है, यहाँ 8 लिख लेंगे। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, पाई और यहाँ 1/4 और गुणे 8, तो यहाँ कट कर देंगे 2 आ जाएगा, 2 की 1 से गुणा 2, और यहाँ क्या, ये पाई जो है ये ऐसे ही लिखा रहेगा, 2 पाई आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास तांबे की छड़ का आयतन निकल के आया। अब जो दूसरी छड़ बनाई गई है, फिर पुनः दूसरी लंबी छड़, ओके, तो यहाँ दूसरी लंबी छड़ लिख लेते हैं, दूसरी लंबी छड़, तो इसके लिए आर तो हमें क्वेश्चन मार्क है भाई, आर तो हमें ज्ञात करना है, आर नहीं बल्कि हमको 2r ज्ञात करना है, हमको व्यास ज्ञात करना है, तो हम यहाँ 2r लिख ले रहे हैं। और इसी जो दूसरी छड़ है, ठीक है, जो दूसरी लंबी छड़ है, पुनः जो दूसरी लंबी छड़ है उसका h हमको दे रखा है, तो h बराबर हमको क्या दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 18 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। अब इसका भी आयतन निकालेंगे, तो आयतन यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या आयतन, तो इसका भी, अब ये भी छड़ है तो बेलनाकार होगी, तो बेलन का ही आयतन निकालेंगे, तो क्या πr², यहाँ 2 मान लेंगे, यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं, यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं, तो h2, ठीक है, πr² h2 ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई और r² तो हमें पता नहीं हो, तो बात की बात है वो तो निकालेंगे, और जो h2 है वो 18 है। अब ये इसको पिघलाया गया, ये तांबे की छड़ को पिघलाया गया और ये बनाया गया, यानी कि दोनों के आयतन समान कर देंगे, तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार क्या इसको ना इसके इक्वल कर देंगे, यानी कि πr, जो ये 2 पाई है, 2 पाई को इसके इक्वल कर देंगे, बराबर में क्या πr² और यहाँ पर क्या गुणे में 18, अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, फिर 2 1 कम 2, यहाँ 2 नाम 18 9 हो गया, ये हमने कैंसिल कर लिया। अब यहाँ बचा 1, तो 1 बराबर यहाँ क्या बचा r2 का स्क्वायर, और यहाँ कितना 9 बचा, अब जो ये 9 है यहाँ बटे में आ जाएगा, तो 1/9, और यहाँ क्या हो गया r2 का स्क्वायर। अब जो ये स्क्वायर बना हुआ है
इसको हम क्या बना लेंगे, रूट ऑफ। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो रूट ऑफ बनेगा। इसका मतलब R2 की वैल्यू आ रही है 1/9 रूट ऑफ। तो 1/9 रूट ऑफ मतलब 1/3, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये तो आर आया ना, ये तो त्रिज्या आई है भाई। उस छड़ की मोटाई पूछा है, छड़ ऐसे रही होगी तो मोटाई मतलब ये पूरी मोटाई, लेकिन कितना तो हमने त्रिज्या निकाला, अभी ये आर, तो ये तो नहीं पूछा है। हमें क्या पूछा है, छड़ की मोटाई। तो क्या लिखेंगे, छड़ की मोटाई। तो छड़ की मोटाई क्या, 2R। 2R 2 कर देते हैं यहाँ पर। तो 1/3 गुणे 2, तो 2 एक कम 2, और बटे में कितना, ये 3 हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो या तो यहाँ आंसर छोड़ेंगे या इसको थोड़ा सा और डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का मतलब ये है, अच्छा ये सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो डिवाइड करने का मतलब ये है कि पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 20 छाक 18, फिर 20 हो जाएगा, फिर तिछाक 18 तिछाक 18, ऐसे ही आता चला जाएगा। तो इसका मतलब जो ये छड़ की मोटाई आ रही है वो आएगी 0.67। भाई एक अंक इसमें आगे बढ़ा देंगे, क्यों? क्योंकि 5 से बड़ी संख्या है, तो एक अंक हम अप्रोक्सीमेट बढ़ा सकते हैं अगर 5 से बड़ी संख्या होती है तो ये आंसर आएगा। तो इसको आंसर डालेंगे क्या, छड़ की मोटाई बराबर क्या, 0.67 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे करना था, ओके। अब इसी का ये 4 पार्ट है। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इसका माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। वर्ग अंतराल हमको दे रखा है और बारंबारता भी हमको दे रखी है। तो ठीक है, माध्य ज्ञात करना बहुत आसान है। तो अच्छा, लेकिन इसमें जो डाटा है, ठीक है, इसमें जो ये डेटा दे रखा है थोड़ा सा बड़ा डेटा है, तो इसको ना कल्पित माध्य विधि से लगाएं या फिर पग विचलन विधि से लगाएं। तो मुझे लगता है कल्पित माध्य विधि से लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर लगाते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। फिर यहाँ एक्स आई यानी कि वर्ग चिन्ह एक्स आई, उसके बाद में एफ आई, एफ आई हो गया। अब इसके बाद डी आई भी हमको निकालना होता है। तो डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, ओके। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, ये फार्मूला होता है डी आई का। क्योंकि हम लोग कल्पित माध्य विधि लगा रहे हैं, इसमें कल्पित माध्य विधि में डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए होता है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ आई डी आई, ठीक, ये लास्ट में एफ आई डी आई बनेगा। अब वर्ग अंतराल हमारे पास क्या दे रखा है, 10 से 25, और यहाँ है 25 से 40, फिर 40 से है 55, फिर 55 से है 70, फिर 70 से 85, 85, एंड 85 से 100। ये इतना हमारे पास कुछ डेटा दे रखा है। और जो एफ आई है वो भी हमको पता है, तो बारंबारता दे रखी है। एफ आई के नीचे लिख लेंगे 2, यहाँ 3, यहाँ 7, अब यहाँ 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 दे रखा है। अब जो एक्स आई है वर्ग चिन्ह वो हमको निकालना है। तो 25 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 आएगा, ठीक है, पॉइंट में आ रहा है 17.5 आएगा। अब इसी प्रकार इसमें भी निकालना है। तो 25 में अगर हम 40 जोड़ेंगे 65 आ जाएगा, और 65 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 32.5 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 32.5, ठीक है। अब इनमें ये देखिए कि दोनों में डिफरेंस कितना है, बस फिर आगे बनाते चले जाइए। तो यहाँ अगर हम देखते हैं, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो इनमें 15-15 का डिफरेंस है, यानी कि फिर यहाँ पर भी 15 का डिफरेंस होगा। तो अब हम सीधे डिफरेंस लगा करके लिख लेंगे। तो इसमें 15 जोड़ते जाएंगे, ठीक है। 0.5 सब में आता चला जाएगा, क्योंकि अंक ही ऐसे हैं, तो 0.5 तो सब में आएगा। इसमें 15 जोड़ते चले जाएंगे, तो यहाँ 0.5 तो पीछे लिख लेंगे और 15 इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ 7 और यहाँ 4 यानी कि 47 आ जाएगा। अब अगर इसमें 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0.5 तो ऐसे लिख देंगे, 15 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 का 2, 1 कैरी हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ 62 आ जाएगा। ठीक, ऐसे जोड़ जोड़ के बस लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पहले 0.5 तो ऐसे ही लिख लेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा 7 क्योंकि 5 जोड़ेंगे, और यहाँ एक तो 77 हो जाएगा, यहाँ पर 77.5 हो जाएगा। ओके, अब इसमें भी जोड़ना है तो इसमें हो जाएगा 0.5 तो ऐसे ही लिख लेंगे, और 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12, फिर 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साथ में एक जोड़ेंगे 8 और एक कैरी 9, तो यहाँ 92 हो जाएगा, 92.5 कुछ ऐसा बन रहा है हमारे पास। अब इसमें से ना किसी एक को हम, ठीक है, किसी एक को, बीच की कोई एक संख्या लेंगे, उसको ए मान लेंगे। तो सपोज हम इसको मान लेते हैं ए, ठीक है, इस संख्या को हमने ए माना, यहाँ पर ए लिख देते हैं, और ये नीचे भी यहाँ पर लिख लेंगे कि ए हमने किसको माना है, 62.5 को माना है ए। ठीक, अच्छा, इसको स्केल के द्वारा पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे इसको करते हैं। तो
ओके, तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डी आई निकालना है। डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, यानी कि इसमें से ये संख्या घटाते चलेंगे। तो अब घटाएंगे, यानी कि एक्स आई का मतलब ये है और ए का मतलब ये, जो हमने जिसको ए माना हुआ है, तो इसमें से ये घटा देंगे। यानी कि पहले तो माइनस का आएगा भाई 17.5, पीछे लिखेंगे माइनस का 62.5। ठीक है, यहाँ हम आपको साइड में समझाते जाते हैं। 17.5 माइनस का कितना हो जाएगा 62.5, कुछ ऐसे हमको लिखना है और ऐसे लिखते हुए चलना है। तो जब घटाएंगे इसमें से तो 0 आ जाएगा पहले, फिर यहाँ 12 में 7 गया तो 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना 5 में 1 गया तो 4 हो जाएगा, यानी कि 45। यहाँ पे कितना आ रहा है 45। अब इसमें से ये घटा देंगे। अब हमें क्या घटाना है 32, यहाँ 32.5 और यहाँ क्या है 62.5। जब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा भाई, यहाँ भी 0 और यहाँ 3, तो यहाँ कितना 30 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको इसी में घटाएंगे, भाई इसको भी तो घटाना है ना, तो इसको इसी में घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 आएगा, और जब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 30 आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ माइनस का आना था जो कि मैंने नहीं लगाया, तो यहाँ तो माइनस का आएगा। ये यहाँ तक ऊपर वाले सारे चिन्ह ये माइनस के आएंगे। ठीक है, अब ये हमने कर लिया कंप्लीट इसको। ठीक, तो अब इनकी इनकी मल्टीप्लाई, भाई एफ आई डी आई करना है, तो एफ आई डी आई मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखना है। तो 45 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 90 आ जाएगा। 30 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ये भी माइनस का 90 आ जाएगा। और 15 सत्ते 105, ये हो गया 105, ये भी माइनस का ही आएगा। अब ये तो 0 हो जाएगा, 15 छक्का 90, यहाँ 90 हो जाएगा, और 3 18, यहाँ 180 हो जाएगा। अब इनको जोड़ना है, यानी कि यहाँ पर हमें सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई ये निकालना था। ठीक है, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई। अच्छा, एक कॉलम और बनाना था, शायद मैंने नहीं बनाया है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं छोटा सा, ये हो गया। ठीक, तो अब सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई हमको यहाँ पर निकालना था, तो यहाँ पर कितना आएगा वो पता करना है। तो कैसे, जो ये प्लस वाले हैं उनको अलग जोड़ेंगे, जो ये माइनस वाले, मतलब जो ये माइनस वाले उनको अलग जोड़ेंगे, जो ये प्लस वाले उनको अलग जोड़ेंगे, फिर आपस में घटा देंगे। तो पहले इनको जोड़ते हैं, कितना 90 90 और कितना है 105, पहले इनको जोड़ते हैं। तो 5 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 9 9 18, और 18 में 10 जोड़ेंगे तो कितना 28 हो जाएगा। तो 285, इन सबको जो जोड़ेंगे तो 285 आ जाएगा। तो वो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि सब माइनस वाले जोड़ेंगे, यहाँ तो माइनस हो जाएगा। अब इनको भी जोड़ना है, तो 18 9 27, यानी 270 हो जाएगा, और ये प्लस का है। ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो इसमें से ये घटा देंगे। तो जब घटाएंगे यहाँ 5 और यहाँ एक 15 बचेगा, वो भी माइनस का, तो यानी कि यहाँ पर 15 आएगा, लेकिन माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15 आएगा। क्या, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू माइनस की 15। ओके, अब जो एफ आई है इनको भी तो जोड़ना होता है भाई। ये एफ आई जो हमारा लिखा है पूरा, इनको भी जोड़ेंगे तो जोड़ते हैं। 3 और 2 5, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 18 और 6 24, और 24 और 6 कितना 30, तो यहाँ पर 30 आ रहा, ये हमारा 30 हो गया। ठीक, अब बस ये हो गया। तो हमें किस विधि से हमें लगाना है, कल्पित माध्य विधि से। तो लिखेंगे कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि हमारे पास क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में क्या हो जाता है सिग्मा ऑफ एफ आई, ऐसे लिखेंगे। तो ए जो है हमारा था 62.5, भाई ए हमने यही निकाल के रखा है, यहाँ पर ए हमने लिख रखा है ना, ये हमारा 62.5 यहीं पर लिख लेंगे। प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई कितना माइनस का 15, तो माइनस का 15 ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और फिर बटे में यहाँ पर कितना लिखेंगे 30। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पर 30 लिख लिया। अब 62.5 ये प्लस ये माइनस, तो माइनस, तो यहाँ 15 बटे में 30, अब ये कट कर देंगे, कितना 1/2 हो गया। तो 62.5 माइनस, ठीक है 62.5 माइनस कितना 1/2, तो 1/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो 0.5 आ गया। अब 62.5 में से 0.5 घटा देंगे, तो मतलब 5 में से 5 गया 0, 0 पॉइंट, अच्छा यहाँ तो 2 ही रहेगा, और ये 6। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि 62 आंसर आ रहा है, केवल और केवल 62। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि माध्य, भाई माध्य पूछा था, तो माध्य बराबर 62, और ये आंसर हो जाएगा। ओके।